हेलो, मैं हूं आमिर राना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर और एक ऐसे नैरेटिव के ऊपर जो पाकिस्तान की रियासत का सबसे अहम स्तून है, उसकी बलूचिस्तान में काउंटर इंसर्जेंसी से मुतल्लिक। और ये कोई वॉर स्ट्रेटजी से मुतल्लिक नहीं है और ना कोई ऑपरेशनल स्ट्रेटजी से, बल्कि उसके नैरेटिव की और पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखता है। और वो ये कि बलूचिस्तान में इंडिया की मुदाखलत। जाहिर है कि पाकिस्तान के जो पिलर हैं नैरेटिव वॉरफेयर के, जो उसको इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, उसने उसको दो पिलर्स के ऊपर खड़ा किया है। एक ये कि फितनतुल ख्वारिज, जो कि मजहबी इंतहा पसंदों के दहशत गर्दों से मुतल्लिक है, और फितनतुल हिंदुस्तान यानी BLA, ब्रास, BLF, इन तंजीमों से मुतल्लिक है। और इन पिलर्स के लिए उसने कुछ अहम जो लीगल, मॉरल, पॉलिटिकल ग्राउंड्स बनाई हैं, वो हैं क्या। और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो पूरा बलूचिस्तान के अंदर इंडिया की मुखालफत का एक पूरा नैरेटिव है, इसके पीछे ये रियासत के पास एविडेंस क्या है और वो उसको कैसे इस्तेमाल कर रही है या उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले तो हम बात शुरू करेंगे कि पाकिस्तान की जो इंडिया की मुदाखलत की फाउंडेशन क्या है। और पाकिस्तान की जो सबसे अहम फाउंडेशन है वो कुछ यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं जो रोकती हैं किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदर एग्रेशन से। और सबसे अहम है 24 अक्टूबर 1970 की जनरल असम्बली की एक रेजोल्यूशन, जो बहुत वाज़े तौर पे कहती है कि कोई भी इंटरवेंशन किसी मुल्क में, ख़्वाह वो मिलिट्री के ज़रिए हो, मिलिटेंसी के ज़रिए हो, प्रॉक्सिस के ज़रिए हो, वो भी इंटरवेंशन तस्वर की जाएगी। और अगर ये कोई सियासी नौयत की हो और इसके अंदर कोशिश की जाए कि उसकी इकॉनमी कमज़ोर की जाए और उसके कल्चरल एलिमेंट शामिल हों, तो ये भी एक बैरूनी मुदाखलत समझी जाएगी। तो ये है वो फाउंडेशन पाकिस्तान की, जो पूरा पैराडाइम है मुलविस होने के मुतल्लिक। चले, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें तो फिर इंडिया के करैक्टर का भी तो जायज़ा लेना होगा कि इंडिया की अपनी तारीख़ क्या है। वो एक तरफ तो पूरी दुनिया में इंडिया कहता है कि वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ है और दहशत गर्दी का विक्टिम है जो पाकिस्तान करता है। और ये कि उसने उसने अपनी बहुत ही अहम और मॉरल पोजीशन बनाई हुई है। लेकिन इसकी फाउंडेशन क्या है इंडिया की अपनी पोजीशन की, वो तो फिर माजी के अंदर जाना पड़ेगा। हम बात जो है वो शुरू नहीं करेंगे मशरकी पाकिस्तान से, जहाँ पे इसने मुक्ति बानी को प्रमाण चढ़ाया और उसको गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे के इस पाकिस्तान में भेजा और एक बड़ी जंग दो महाज़ों पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ी, एक कन्वेंशनल फ्रंट पे और एक जो है वो गुरिल्ला फ्रंट के ऊपर। और ये एक कॉम्बिनेशन था जिसके ज़रिए इंडिया ने पाकिस्तान में मुदाखलत की और पाकिस्तान को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम किया। ये कोई बड़ी खुल्लम खुल्ला मुदाखलत थी इंडिया की, इससे बड़ी और क्या दुनिया को मिसाल चाहिए। लेकिन अब इसको चूंकि आप कन्वेंशनल वॉरफेयर का हिस्सा बहुत सारी जो एकेडमिक समझते हैं कि ये तो एक बड़ी कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर आपने ये सब कुछ किया, अगरचे इसकी गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन इस पूरे एपिसोड को अलहदा रख भी दें। लेकिन श्रीलंका के मुतल्लिक क्या कहेंगे, जहाँ पे उसने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम की जो है वो सपोर्ट की थी, उनके लिए कैंप बनाए थे, उनको असला दिया था और उनको श्रीलंका में लॉन्च किया था। ये तो कुछ पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस थी जिसकी वजह से जो लिबरेशन तामिल्स जो है वो इंडिया के कुछ पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो गए और उसका नतीजा जो वज़ीर आज़म राजीव गांधी की जो है वो फिर हलाकत की सूरत के अंदर भी निकला।
लेकिन उस वक्त तक जो है इंडिया की पोजीशन वही रही और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका के साथ था। और जो आखिरी प्रभाकरन के ख़िलाफ़ जो पूरी जो ऑपरेशन था उसमें पाकिस्तान का वेपन भी था और कहते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस भी उसमें शामिल रही। तो एक तो ये भी हमें रखना चाहिए। ये दो ऐसे मशहूर केस हैं जिनके बारे में तो हमें पता है कि इंडिया की मुदाखलत जो है श्रीलंका के अंदर, लेकिन ये यहीं तक महदूद नहीं थी। ये मुदाखलत उसकी म्यांमार के अंदर भी रही है। और म्यांमार के अंदर तो चूँकि इंडिया का एक बड़ा लंबा बॉर्डर है मिज़ोरम और त्रिपुरा और असम, वहाँ पे बहुत सारी इंसर्जेंसीज़ को वो समझता है इंडिया के, वो बर्मा से होती हैं, तो वहाँ पे उसने उसके काउंटर इंसर्जेंसी के लिए भी उसने अटेम्प्ट्स की हैं। और एक दौर में तो उसका पूरा आंग सान सूची के की जब पहली गिरफ्तारी थी उसकी पोजीशन एक बड़े पॉलिटिकल कन्फ्रंट्रेशनल थी म्यांमार के साथ, जो वक्त के साथ साथ बदलती गई। और फिर उसने जो वहाँ की फौजी जनता है उसके साथ इत्तेहाद किया और उसकी वजह यही थी। लेकिन ये कि इसके वो प्रॉक्सीज़ इसने भी उनको अपने इलाके में जो इंसर्जेंसी है उसको काउंटर करने के लिए बनाई। एक बड़ी सिक्रेटिव हिस्ट्री है म्यांमार और इंडिया के इन बॉर्डर के ऊपर, जिसके ऊपर कम कम लेकिन बड़े अहम अकाउंट आते हैं। और किसी दिन हम वो पूरे अकाउंट आपको बताएंगे कि वो हैं क्या अवेलेबल जो एविडेंस है इंडिया के और म्यांमार के अंदर मुदाखलत के। नेपाल को कौन भूल सकता है, अगरचे ये कोई मिलिट्री नोयत की, कोई वायलेंट किस्म की प्रॉक्सीज की सपोर्ट नहीं थी। एक दौर में जिस वक्त तो पूरी वॉइस मूवमेंट अरूज पे थी, उस वक्त कुछ एलिगेशन इंडिया के ऊपर आते थे कि इसके भी कुछ फेवरेट ग्रुप्स हैं। लेकिन जो उन्होंने ब्लॉकेट किया था नेपाल का, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद उससे ज़्यादा प्यूनिटिव एक्शन हो क्या सकता है। अगर यूएन जनरल असम्बली की उसी रेजोल्यूशन को देखें तो ये बिल्कुल इंडिया की ऐसी मुदाखलत थी कि आप उनके मजबूर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस को बदलने के लिए। और हमें पता है कि उनकी इंडिया की कितनी इंग्रेंस है नेपाल के अंदर और किन पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टी कैसे मनूवर करता है। अभी ये जो जेंजीज का इनकलाब नेपाल में आया था उसमें भी कहा जाता है कि ये एक काउंटर कू था इंडिया की प्रो पार्टीज़ के ऊपर। और ये तो एक अलहदा बात है। फिर ये कि अफ़गानिस्तान में इसने जो असिस्टेंस के ज़रिए, इकोनॉमिक असिस्टेंस के ज़रिए एक पूरी कोशिश की, वो भी उसको भी बहुत सारे लोग देखते हैं एक और सस्पिशियसली, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, क्योंकि वो उसका मकसद बुनियादी तौर के ऊपर दोनों थे कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली भी जो है वो थ्रेट क्रिएट करें और उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट को भी करें। अब ये कितनी ठीक थी कितनी गलत थी इसके ऊपर अभी आगे जाके बात करेंगे। और ये कि पाकिस्तान का तो पूरा एक केस है कि ये पूरी इंडिया की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत है। अब ये भी कि पाकिस्तान के पास एविडेंस हैं क्या इंडिया की मुदाखलत के, फितनातुल हिंदुस्तान कह देना तो काफ़ी नहीं है, कोई और सबूत भी होने चाहिए। तो वो 3-4 एविडेंस जो हैं पाकिस्तान के पास हैं जिनको बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस कहते हैं। एक तो जो अभी बशीर ज़ेवाली बीएलए है, इसके जो फाउंडर कहें और रहनुमा है वो असलम अच्छू, उनका इलाज जो है दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद अगरचे बीएलए के अंदर खुद डिवीज़न हो गई थी, तो वो एक बड़ा सॉलिड एविडेंस था पाकिस्तान के हाथ के अंदर। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंस आप सोच रहे होंगे, एक जासूस जो पाकिस्तान ने पकड़ा, लेकिन जो सबसे अहम एविडेंस है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त 2016 को यौम आज़ादी के ऊपर स्पीच है, जिसमें उन्होंने खुल के पहली मर्तबा ऑफिशियली कहा कि हमने बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया और अब हम बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएंगे। ये बात जो है वो एक खुल्लम खुल्ला जंग के मुतरादिफ थी। और जब ये बात की तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इंडिया की मुदाखलत होगी, और वो क्या थी वो हम एक रिपोर्ट का सरसरी जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि फिर अजीत दोवल को समझा जाता है कि वो आर्किटेक्ट हैं इस खित्ते में कोवर्ट वॉर लड़ने के, खुफिया प्रॉक्सी वॉरफेयर के। और उनका वो जो एक ख़िताब था शास्त्रा यूनिवर्सिटी में 21 फरवरी को 2014 को, जिसमें उन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी का जिक्र किया था और बड़ी वो मशहूर
हुई थी कि हम तालिबान को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देवबंदियों को कैसे करेंगे, और पाकिस्तान ने एक और बम्बे किया तो हम बलूचिस्तान जो है वो अलग हो जाएगा, और आपको क्या जो है वो पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए जब पाकिस्तान का ज़िक्र आए। तो वो भी बड़ा एक एविडेंस है कि एनएसए की ये स्पीच, तो अगर कोई स्पीच है, डिज़ाइन है, अप्रोच है, फ्रेमवर्क है, स्ट्रेटजी है, तो उसको एग्जीक्यूट भी हो रही होगी। और उन्होंने उस स्पीच के अंदर था कि एग्जीक्यूट तो हो रही है, वो कैसे हो रही है उसका एविडेंस जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट चैलेंज है पाकिस्तान के लिए इकट्ठा करना। एक एविडेंस सबसे इम्पोर्टेंट पाकिस्तान का वो था, आपको पता है कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी थी, और उसके बाद जो उसकी टेस्टिमनी थी, उसका टीवी के ऊपर आके एतराफ़ करना था कि मैं ग्वादर, जीवनी, पसनी तक को कैसे जानता हूँ, और सी पैक को हम क्यों उसको करना चाह रहे हैं। वो तो अपनी जगह पे है, और उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी उसके ऊपर काफ़ी सारा बात हुई, और इंडिया ने उसको डिनाई करता रहा कि जी ये नहीं है, नेवल ऑफिसर नहीं है। लेकिन वो एविडेंस जिसका हम ज़िक्र करना चाह रहे थे, वो एक परवीन स्वामी जर्नलिस्ट है इंडिया के। पिछले दिनों में हमने नैरेटिव्स के ऊपर इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट और जर्नलिस्ट की बात की थी कि कौन कितना ऑब्जेक्टिव है। तो हमने उसमें ज़िक्र किया था कि वो जो पैरामीटर्स हैं ऑब्जेक्टिविटी के, जर्नलिज्म के, उसमें परवीन स्वामी का नाम आता है। तो उस वक्त ये मुंसलिक थे 2000, गालिबन 2018 में। फ्रंट लाइन जो बड़ा प्रेस्टिजियस अखबार है इंडिया का, हिंदू उसका मैगज़ीन है, आप समझिए वहाँ का डॉन ही समझिए, डॉन ही समझिए। तो डॉन कह लें, डॉन कह लें, तो मतलब यही है कि अंग्रेज़ी का सरदार ही है उधर। तो वहाँ पे उनकी रिपोर्ट शाया हुई थी एक, और उसका जो उसमें पहली मर्तबा उन्होंने कहा कि 2013 से इंडिया का एक पाकिस्तान का के ख़िलाफ़ एक प्रोग्राम चल रहा है, एक खुफिया प्रोग्राम चल रहा है, और जिसको पहले अजीत दोवल ख़ुद हेड कर रहे थे, और अभी रा के अनिल धचमाना जो है वो उसको लीड कर रहे हैं, और ये इसने बहुत ज़्यादा कामयाबी इस प्रोग्राम ने हासिल कर ली है। और उनमें उसी में परवीन स्वामी ने जो है वो बात की थी कि कुलभूषण जो है वो नेवी के ऑफिसर थे। तो ये एक बड़ा कंक्लूसिव किस्म का अकाउंट था। लेकिन ये वो शवाहिद हैं जो अब दुनिया के सामने पाकिस्तान पेश करता है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि बीएलए को, बीएलएफ को बहुत ज़्यादा माली इमदाद इंडिया देता है। लेकिन ये एक बड़ा कंटेस्टेड तो नहीं, लेकिन ये इसको साबित करना एक बड़ा एक चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इंडिया जो जिला वतन जो लीडरशिप है उसके साथ राब्ते में है, बलोच लीडरशिप के साथ। वहाँ पे उनको फंडिंग भी करता है, कैंपेन्स भी लॉन्च करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आज़ाद बलूचिस्तान के लिए। और जिस वक्त मोदी ने बात की थी कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवाएंगे, तो उस वक्त बहुत सारे जो जिला वतन लीडर हैं, हरबियार ने, इब्राहिम दाख ने, और भी कोई बड़े बड़े अहम नाम थे, करीमा बलोच समेत, कि उन्होंने उनको वेलकम किया था। और जब अजीत दोवल का प्लान जो मंजर आम पे आया था, तो तब भी इन्होंने उसकी हमायत की थी। तो ये लेकिन इतना साबित नहीं करता। ये उस डोमेन में तो आता है यूएन जनरल कौंसिल की रेजोल्यूशन के अंदर कि इंडिया की मुदाखलत और इस तरह के बयानात, और ये वाज़े करते हैं, बताते हैं कि वो कैसे। और पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर पूरा एक नेटवर्क था, वो भी उसने वहाँ पे रॉ ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने वहाँ पे बनाया था। और उसको ज़ाहिर है कि परवीन स्वामी की रिपोर्ट भी बताती है कि बड़े कामयाब ऑपरेशन 2013 से चल रहे हैं। और बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी के अंदर जो एकदम से इजाफा देखने में आया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीर के बाद ही हमने देखा है कि उनकी इसमें हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहे, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की अपनी क्या खामियां हैं। ज़ाहिर है कि वो खामियां हैं तो उसको कोई दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है। हमें ये भी पता है कि ये खामियां वो गवर्नेंस से लेके सियासी निज़ाम के अंदर मुदाखलत और ऑपरेशनल लेवल के ऊपर भी है।
लेकिन चूँकि इंटरनली हम उस पे बात करते हैं, तनकीद करते रहते हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे कैसे चल रही है, और वो तनकीद ठीक है, कभी अप्रिसिएशन भी होती है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं बड़ी अहम, और ये कि वो कि इंडिया की मुदाखलत के मुतालिक कि उसको कितना चैलेंजिंग है। और ये इसलिए भी अहम है कि अगर आपका पूरा नैरेटिव खड़ा है, तो आपको एक इफ़ेक्टिव एक डिप्लोमेटिक कैंपेन भी चलानी पड़ती है, और पाकिस्तान ने कोशिश की है, लेकिन ये इतनी इफ़ेक्टिव वो कैंपेन हमारी डिप्लोमेटिक अभी तक हो नहीं सकी हुई। अगरचे पाकिस्तान की कुछ कामयाबियां हैं जिसका हम ज़िक्र करेंगे, और लेकिन उसके लिए एक इफ़ेक्टिव जो कैंपेन है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, वो एविडेंस के ऊपर बेस होनी चाहिए, वो सबूत के ऊपर होनी चाहिए, वो हकाइक के ऊपर होनी चाहिए। सिर्फ 3 या 4 हकाइक के ऊपर, या थोड़े से हकाइक के ऊपर, या आप कहें कि मनमोहन के और प्राइम मिनिस्टर गिलानी के दरमियान जब शर्म अल शेख की मुलाकात हुई थी, तो उसमें डोज़ियर दिए थे, सबूत दिए थे, तो वो सबूत भी वो भी सामने आने चाहिए, और कोई और सबूत हैं तो वो भी। और पाकिस्तान के पास इतनी कोई बहुत क्वालिटी की रिसर्च थिंक टैंक नहीं कर रहे कि वो अपने केस को मजबूत कर सकें। इंडिया की मुदाखलत वो फाइनेंशियल है, वो ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल ज़ाहिर है कि वो मिनिमम लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं के ऊपर होगी, और लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एविडेंस उसका नहीं है। तो ये एक चैलेंज है पाकिस्तान को आलमी सतह पे केस को लड़ने के लिए। और जो कामयाबी है वो ये कि पाकिस्तान ने बीएलए को अमेरिका के पहले तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, फिर अभी तो बड़ स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पिछले साल हुआ। वो कामयाबी है, और उसको बरतानिया ने, चीन ने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये वो थोड़ा सा डिटेरेंस है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, जो एकदम से प्रेशर बढ़ाती है इंडिया के ऊपर कि वो इस वक्त दुनिया के अहम जो ममालिक हैं वो भी बीएलए को जो है दहशतगर्द तंजीम समझते हैं, और ये कोई एक लेजिटिमेट कोई आज़ादी की तहरीक नहीं समझते। और इंडिया के लिए उस तरह की सपोर्ट देना जैसी उसने श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को दी थी, या उसने मुक्ति बानी को फराम की थी, उसके इम्कानात कम है कि वो इंडिया के अंदर उसके कैंप बना सके और ट्रेनिंग दे सके, और एक बड़ी ओपन जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू कर सके। उसके हम नहीं जा रहे बैकग्राउंड में कि कंस्ट्रेन जियोग्राफिक ये वो, और लेकिन ये कि ये पाकिस्तान की स्वार्थी सतह के ऊपर तो ये तो कामयाबी है। ये वो पर्सपेक्टिव है जो हम आपके सामने रखना चाह रहे थे, और ये भी कि जो बलोच ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर भी टेंडेंसीज़ हैं कि वो इंडिया की मदद को कबूल करें। जैसे हमने ज़िक्र किया, बरामदा ने कहा कि हमें तो इंडिया से मदद चाहिए, जो भी देगा तो हम लेंगे, और ऐसी स्टेटमेंट का जिक्र जो है 13 मई 2025 को बीएलए ने भी की थी, और कहा था कि हम जो है वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं, आप ईस्टर्न साइड से आए और पाकिस्तान की किसी बात पे बिलीव नहीं करें। और उन्होंने ये वाली स्टेटमेंट खासी एकदम से वाज़ेह हो रही थी कि इस वक्त बलोच इंसर्जेंट्स कितना डेस्परेटली जो है वो ग्लोबल सपोर्ट चाह रहे हैं, वो खा इंडिया से आए, खा किसी और मुल्क से आए। तो ये लिंकेजेस हैं, लेकिन उसका स्केल गेज करना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है कि इंगेजमेंट का स्केल है कितना, उसमें ऑपरेशनल कितना है, वो पॉलिटिकल कितना है, वो हाइब्रिड वॉरफेयर से मतलब कितना है, वो नैरेटिव वॉरफेयर से मतलब कितना है, और कितना डिप्लोमेटिक है। ये सारे पहलू हैं जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, और ये हम इसको एक बड़े ख़ास पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। और मुझे इल्म है कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वही बात ज़रूर होगी कि पाकिस्तान का किरदार क्या रहा है प्रॉक्सी वॉरफेयर्स को लेके, कवर्स को लेके, फिर अफ़गानिस्तान की बात होगी, कश्मीर की होगी, तालिबान की होगी, सबकी बात होगी, और पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज़ के ऊपर भी बात होगी। ऐसा नहीं है कि हमने कभी बात नहीं की, बल्कि जो मेरी सबसे पहली किताब है 2001 से, और तो फिर 2002 में उसका इंग्लिश वर्जन, उस वक्त से हम वही चीज़ें बताते जा रहे हैं, अनफोल्ड करते जा रहे हैं कि रियासत कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे जो है वो गलती करती रही है, और कैसे कैसे उसकी प्रॉक्सी थी
उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी होती रही हैं। तो हमारा वो मौक़िफ़ तो किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर हमारी एडिटोरियल पॉलिसी भी है कि हम अमन की हर कोशिश को खुशामदीद कहेंगे और ख़ुद भी कोशिश करेंगे, और अमन की आवाज़ ये बेशक दिल्ली से उठे, देहरादून से आए, श्रीनगर से आए, काबुल से आए, कंधार से आए, तेहरान से आए, बीजिंग से आए, कहीं से भी आए, तो हमें तो उसको वेलकम भी करना है और उसको हाईलाइट भी करना है, और उसमें से ऑप्टिमिज़्म को भी निकालना है, क्योंकि ऑप्टिमिज़्म बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी पीस इनिशिएटिव को आगे लेके जाने के लिए, यानी उम्मीद परस्ती, उम्मीद बांधना। और वायलेंस के कोई भी फॉर्म, खा वो रियासत करे, खा वो कोई नॉन स्टेट एक्टर करे, वो सारी की सारी जो है उस उन सारे वायलेंस के हम फॉर्म्स के ख़िलाफ़ हैं। और पीसफुल जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद, वो एक लेजिटिमेट जो रास्ता है, हम उसके हामी हैं। ये तो एक एडिटोरियल नोट बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि जब हम इस तरह के हसास मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी एप्रीहेंशंस आती हैं, लोग ब्रैकेट करते हैं, स्टिग्माटाइज करते हैं। जिसने करना है वो करता रहे। फिर हम अगले प्रोग्राम के अंदर इस बात को थोड़ा सा आगे फैलाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे, एक तो पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव है, उसने स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, उसकी अपनी वीकनेस है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसकी मुदाखलत के हवाले से। फिर हम देखेंगे अगले प्रोग्राम में कि ये जो फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, इसकी सप्लाई लाइन इंसर्जेंसी की हैं क्या, और कितनी ये बाहर की हैं और कितनी अंदर की हैं, क्योंकि ये वो पहलू है जिसको उसकी इंसर्जेंसी की, इसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कोई भी सोर्स चल रही है, अनरेस्ट चल रहा है, कोई क्राइसिस चल रहा है, वो वैसे ही नहीं चल रहा होता, उसकी एक पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, उसके एक्टर्स हैं, उसकी डायनामिक्स हैं, उसका टेम्पलेट है, उसकी काउंटरिंग फोर्सेस हैं, उसकी इकोनॉमी है, वो कैसे चलती है, आती कहाँ से है। ये एक अलग से डेडिकेटेड प्रोग्राम का तकाजा है, जिसको हम करेंगे अगले प्रोग्राम में डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही। और सबसे आखिर में कि ये जो हम देख सोचते हैं अमूमन ब्लैक एंड वाइट के अंदर, लेकिन बहुत सारे ग्रे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं, और सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिराना कोशिश करता है कि उन ग्रे एरियाज को जाके टच करें, ताकि आपको पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो किसी भी इशू का मिले। क्योंकि जब तक पूरा स्पेक्ट्रम हमारे पास ना हो, तो हम बहुत अच्छी असेसमेंट नहीं कर सकते, और हम बड़ी जल्दी कभी वाइट वाले के नैरेटिव के चुंगल में फंस जाते हैं, कभी ब्लैक वाले के नैरेटिव के चुंगल में फंस जाते हैं। तो हम कोशिश करते रहेंगे ग्रे एरियाज़ को फुल स्पेक्ट्रम आपके सामने लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो जुड़े रहिए सिक्योरिटी मैटर्स विद आमिराना के साथ।